हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी के रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। सो पार्लियामेंट का चैप्टर करते हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 23 एंड ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या हमने कौन सा वाला मॉडल अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। हमारी वाली गवर्नमेंट कौन सी है? हमारी वाली गवर्नमेंट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इससे डील करते हैं? आर्टिकल नंबर 79 to 122 डील करते हैं। किस में है? पार्ट 5 में है। पार्ट 5 द यूनियन, जिसके अंदर हमने द यूनियन करा, फिर द यूनियन जुडिशरी करा। अब हम कर रहे हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट किस किस चीज़ का करता है। सो पार्लियामेंट इज़ प्रेसिडेंट, तो क्या, बट प्रेसिडेंट इज़ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक तो हो गया प्रेसिडेंट इसके पार्ट, देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। तो 2 हाउसेज और एक प्रेसिडेंट। ये हम क्यों पर क्या प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर के किसी भी हाउस के मेंबर होते हैं? नो, नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है। अब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। कभी हमने नहीं देखा बैठे हुए टू अटेंड इट्स मीटिंग, बट ही और शी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट असेंट की जो हम बात करते हैं ना, कि प्रेसिडेंट का असेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बात आती है। तो प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। ठीक है, देन आते हैं हम कि जो हमारा वाला जो पार्लियामेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न रादर देन द अमेरिकन पैटर्न। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें एक तो क्राउन जो किंग या क्वीन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस। वेराज जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यूएसए में द लेजिस्लेचर, जिसको कांग्रेस बोलते हैं वो लोग, इट कंसिस्ट ऑफ द सेनेट जो कि अपर हाउस होता है, एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उधर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, इधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट। अब जो हमारी वाली गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट emphasizes on the interdependence between the legislative and the executive organs. इसलिए हमारे पास we have president in parliament, like crown in parliament, and जो हमारे पास दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो स्ट्रेस करता है अपॉन सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। इसीलिए अमेरिका में प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, लेकिन इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर ऐसा आता है कि पार्ट है या नहीं, पार्ट है पर किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2 हाउसेस के बारे में। तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 250। 12 मेंबर्स इसमें वो होते हैं जो कि प्रेसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं, जो कि साइंस, लिटरेचर और इन सब चीज़ों के कुछ महारथी होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो 238, नॉमिनेट होते हैं 12, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं नॉलेज वगैरह के बेसिस पे। अब जहाँ पर भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, वहाँ पर 4th शेड्यूल का जिक्र आएगा, क्योंकि वहाँ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इलेक्शंस, इस सब की बात होगी। तो 4th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या सिर्फ स्टेट है? नहीं, टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ओके, तो 4th शेड्यूल का एलोकेशन के बाद में रिजल्ट आ गया। 3rd शेड्यूल किसका था? ओथ्स का था। 10th शेड्यूल किसका था? डिफेक्शन का था। 9th शेड्यूल किसका था? जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। तो जो स्टेट्स हैं वो राज्यसभा में वो क्या है? इसके इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, सीट्स अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। राइट। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सिर्फ स्टेट्स रिप्रेजेंट होते हैं या यूनियन टेरिटरीज़ भी रिप्रेजेंट होती हैं? तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे हैं स्टेट्स, यहाँ पे हैं यूटीज़ और यहाँ पे हैं कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में, आर दे डायरेक्टली इलेक्टेड? नो, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? हाँ।
ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हाँ। इसीलिए क्या हर स्टेट से इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं? नो। यूपी बड़ा है, ज़्यादा सीट्स होती हैं। लद्दाख सिक्किम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो सिक्किम छोटा है तो उससे कम सीट्स होंगी, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरीज़ पे आ जाते हैं। क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड है? नहीं, ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पज़। अब जैसे कि क्या यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है? हाँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है? हाँ। क्या सारे यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में रिप्रेजेंटेड है? नो, ओनली दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर आर रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। बाकी या तो बहुत छोटी हैं कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, या फिर लाइक अदर 5 आर टू स्मॉल। तो राज्यसभा में है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ ये 3 का है, बाकी स्टेट्स के हैं। नॉमिनेट मेंबर्स वही आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, ये सब वगैरह। रैशनल जो था इसमें वो ये है कि जो एमिनेंट लोग हैं उनको भी जगह मिले, उनका भी व्यू पॉइंट आ पाए विदाउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो ये राज्यसभा की बात होगी। कौन कौन से लोग हैं इसमें नॉमिनेटेड हैं? स्टेट के हैं, यूनियन टेरिटरी के हैं। मैक्सिमम इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 250 है। एंड जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं और 238 इलेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, ही हमने बात कर ली। यूनियन टेरिटरी में बात कर ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। उसकी 250, इसकी 550। 550 में से क्या कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? नो। पहले हुआ करते थे एंग्लो इंडियन ओरिजिन के, फिर उसको हटा दिया गया। तो 530 स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरीज। So out of this, 530 members are to be the representatives of states and 20 members are to be representatives of union territories. तो यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में? जी हाँ, बिल्कुल। एट प्रेजेंट, मतलब ये जब लिखी गई होगी तब का कुछ नंबर्स मेंशन है तो उनको रहने देते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा, क्या ये डायरेक्टली इलेक्टेड है? हाँ। क्या सिंगल इसका कोई ट्रांसफरेबल वोट की बात है? नहीं, ये तो लोग ही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ना, तो ये तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से। सो इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड क्या है इसके अंदर कि 18 ईयर से ज़्यादा का होगा। पहले 21 था, फिर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको छोटा कर दिया गया। ओके। अब कौन कौन से लोग इसमें कौन कौन से लोग इलेक्ट कर सकते हैं किसी को? तो एनी इंडियन सिटीज़न जो कि 18 साल से ज़्यादा है उनकी एज, एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। यूनियन टेरिटरीज़ में कौन करता है? तो यूनियन टेरिटरीज़ में द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटीज़ इन लोकसभा। इसीलिए द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 में आया था, जिससे कि यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही लोग होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि जैसा तुम लॉ बनाओगे वैसा हो जाएगा। उन्होंने फिर बनाया यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल्स एक्ट 1965, तब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम यूटी डायरेक्टली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड मेंबर्स का हमने हटा दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं कि एक बड़ा सा स्टेट है, स्टेट उसके कुछ ऐसे समझ लो, कोई स्टेट है तो इसके कुछ कुछ हिस्से कर दिए जाते हैं जिनको हम बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो अब ये हिस्से कैसे होते हैं या क्या इनके पीछे का पर्पस है वो देखते हैं। एक तो जो सेंसस होता है उसके बाद ये हिस्से करे जाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं डिलिमिटेशन। अब for each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and the population is the same for all states. This provision does not apply to a state having a population of less than 6 million. तो 6 मिलियन से कम का है तो नहीं चलेगा। अदरवाइज़ क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जितनी लोकसभा में उसको अलॉट हुई और उसका जो रेशो है पॉपुलेशन का वो सेम होना चाहिए फॉर ऑल स्टेट्स। मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन या ये सब मतलब पैरिटी लाने के लिए
ये चीज़ें करी गई हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक तो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो डिफरेंट स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, ये रेशो सेम होना चाहिए फॉर एवरी स्टेट। देन जो कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द सेम स्टेट, सो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी पॉपुलेशन का जो रेशो है वो सेम होगा फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एवरी स्टेट, एंड एवरी नंबर ऑफ सीट्स एंड उसका रेशो से, उसके पॉपुलेशन से जो रेशो होगा वो सेम रहेगा फॉर एवरी स्टेट। तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट पैरिटी के लिए ये करते हैं। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो लास्ट सेंसस है जो कि मोस्टली 1971 का लेते हैं ये लोग। नाउ आफ्टर एवरी सेंसस क्या होता है, सेंसस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, फिर रीएडजस्टमेंट करा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, उस हिसाब से बांटा जाता है कि पॉपुलेशन बैलेंस हो जाए कि is to be made in allocation of seats in the Lok Sabha to the states and division of each state into territorial constituencies. Parliament is empowered कि वो ये करे, इसलिए delimitation commissions बनाए जाते हैं। अभी तक हम कितने commissions बना चुके हैं delimitation के? 4। अभी यही बात हो रही थी कि जो women's कोटा है वो implement होने के लिए था कि अगला census होगा, फिर उसके बाद delimitation फिर implement होगा, पर क्या हमें इस clause को हटा ही देना चाहिए, बिकॉज census getting delayed और ये सब चीज़ें अभी चल रही थी। तो डिलिमिटेशन एक्ट्स बनाए गए 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में। तो 4 डिलिमिटेशन कमीशंस बनाए जा चुके हैं इस पर्पस के लिए। अब हम बात करते हैं आगे, एक मिनट छटा, देन सीट्स की बात हो गई, ठीक है। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज़। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ अबैंडन्ड कम्युनल, तो अब हम इस पे बात करते हैं कि क्या हमारे पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मना कर दिया। इट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशोज़। अब इसमें ना सेंटर और स्टेट में एससीज, ओबीसी, एससीज, एसटीज़ अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहले इसमें जाने से पहले देखते हैं कि ओरिजिनली जो रिजर्वेशन था इट वाज टू ऑपरेट फॉर ओनली 10 years, पर उसको तब से लेके कंटिन्यूसली एक्सटेंड करा ही गया है। एंड अभी जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। तो 2 सीट्स आर रिजर्व्ड for scheduled caste and scheduled tribes. They are elected by all the voters in a constituencies without any separate electorate। हाँ, तो जो SCs और ST के लिए सीट्स रिजर्व्ड है उन पर सभी लोग वोट कर सकते हैं, और SC ST लोग बाकी नॉर्मल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो SC ST नहीं है वो उनके लिए रिजर्व सीटों से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। A member of scheduled caste and scheduled tribe is also not debarred from contesting a general seat। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है? इसके अंदर ये होता है कि जिसके ज़्यादा वोट्स आ गए वो जीत गया। अब इसके अंदर कुछ नहीं है कि मेजॉरिटी क्रॉस होती है, नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड राज्यसभा के अंदर तो हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इट हैज़ नॉट रेफर्ड द सेम इन लोकसभा, इंस्टेड इज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो लोकसभा में आता है FPTP सिस्टम। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन हर मेंबर लेजिस्लेचर का जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा इलेक्ट हो सकता है। एंड इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उनको हम बोल देते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा इलेक्ट होता है। इन दिस सिस्टम एक कैंडिडेट जिसको मेजॉरिटी मिल गई इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। दिस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। इसका मतलब यह है कि इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज़। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है वो टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को के डिफेक्ट्स को हटाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सेक्शंस हैं ऑफ द पीपल उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है
in proportion to their numbers. Even the smallest section of the population gets its due share of representation in the लेजिस्लेचर. लेकिन अब जैसे हमारे हमारे यहाँ तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम है एंड एक लिस्ट सिस्टम है. तो इंडिया में जो राज्यसभा के अंदर है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का है, जिसके अंदर तो ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला जो सिस्टम है ये कहाँ है? ये राज्यसभा इलेक्शन में है, ये प्रेसिडेंट में है, ये वाइस प्रेसिडेंट में है. एंड इसके अंदर होता क्या है कि इस सिस्टम को एक्चुअल लोकसभा में क्यों नहीं करा गया? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, फिर एक राउंड के बाद प्रेफरेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बड़ी थोड़ी लंबी कहानी है. एंड हमारे यहाँ उस समय पे बहुत लो लिटरेसी लेवल था, तो इसलिए इसको नहीं इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है ये सिस्टम एक तो महंगा भी पड़ता है, प्लस इसके अंदर बाई इलेक्शंस का कोई स्कोप नहीं रहता. एंड इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट और पार्टी सिस्टम का सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है और वोटर की सिग्निफिकेंस को कर देता है कम. अब हम आ जाते हैं अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस. अब जब हम ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या लोकसभा एक परमानेंट हाउस है? नहीं. क्या राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है? हाँ. क्या राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग हाउस है? हाँ. क्या राज्यसभा के मेंबर्स कभी रिटायर नहीं होते? नहीं. 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, जैसे अभी हुआ ही था. क्या राज्यसभा के मेंबर्स बार बार इलेक्ट हो सकते हैं? हाँ. तो राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952 इज़ अ कंटिन्यूइंग चेंबर और परमानेंट बॉडी है. क्या वो डिसॉल्व होती है? नहीं. सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन नहीं है. 1/3 मेंबर्स इसके एवरी 2 year रिटायर हो जाते हैं एंड देन फ्रेश इलेक्शन से दे आर फिल्ड अप एंड their seats are filled up by fresh elections and presidential nominations at the beginning of every 3rd year. Presidential nominations का क्या मतलब है? जो nominated 12 लोग हैं ना जो राज्यसभा में आते हैं, सो दे आर फिल्ड अप बाय फ्रेश इलेक्शंस, या फिर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेशंस करें एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd year. द रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन कितनी भी बार. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टर्म नहीं फिक्स करा है राज्यसभा का, वो उन्होंने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था. इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि राज्यसभा में जो टर्म ऑफ अ मेंबर कितना है? 6 years. The act also empowered the President of India to curtail the term of members chosen in the first Rajya Sabha. इसलिए जो पहला बैच था उसके अंदर लॉटरी से डिसाइड हुआ था कि कौन रिटायर होगा कौन नहीं. एंड प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजंस टू गवर्न दी ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. अब लोकसभा की बात करते हैं. क्या कंटिन्यूइंग हाउस है? नहीं. डिसॉल्व हो जाता है. हाँ. राज्यसभा में लोकसभा में जो नॉर्मल टर्म है वो है 5 years का एंड इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है. हाउएवर प्रेसिडेंट इज़ ऑथराइज्ड कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years वो उसको भी डिसॉल्व कर सकता है एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. फर्दर जो लोकसभा का जो टर्म है इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. लेकिन ये एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू 6 महीने आफ्टर इमरजेंसी है सीज. तो ड्यूरिंग इमरजेंसी 1 साल करके कितनी भी बार बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार जो इमरजेंसी हट गई उसके बाद आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला पाओगे. अब हम बात करते हैं अबाउट नेशनल इमरजेंसी कितना 1 year एट अ टाइम और 6 months. अब हम बात करते हैं मेंबरशिप की. तो मेंबरशिप के लिए क्या चाहिए आपको? लोकसभा की पहले बात कर लेते हैं. पहले तो मेंबर ऑफ एनी हाउस की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बी चोजन एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. पहले तो सिटीजन ही होना चाहिए, फिर ओथ लेनी है उसे. अब वो जो ओथ है वो दिलवाते कौन है? ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट.
तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको, एंड उस ओथ में लिखा होता है ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। राज्यसभा के केस में 35 साल मिनिमम होने चाहिए, 30 साल मिनिमम होनी चाहिए, एंड लोकसभा के केस में 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। और जो बाकी क्वालिफिकेशन है वो रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 में लिख रखी हैं, जिसके अंदर ये है दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इलेक्टर, दे शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दिस इज सेम, अगर चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। रिक्वायरमेंट ये है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं फ्रॉम लोकसभा फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ऐसा ही पहले हुआ करता था, फिर इसको हटा दिया गया। एंड तो मतलब वो कहीं से भी रजिस्टर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ से लड़ रहे हों वहीं से ही रजिस्टर्ड हों। एंड दे शुड बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट या यूनियन टेरेटरी अगर दे वांट टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। लेकिन वो उनसे भी लड़ सकते हैं जिनके लिए वो जो सीट्स नहीं रिजर्व्ड हैं उनसे भी। सो दे मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी अगर उन्हें एक रिजर्व्ड सीट से लड़ना है तो। अब डिस्क्वालिफिकेशन की क्या बात है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात है दैट एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक फॉर द ओथ। तो ओथ जो है वो एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग ए सीट, आर्टिकल 99 कहता है कि वो ओथ लेते हैं बाय द प्रेसिडेंट या फिर कोई पर्सन जो अपॉइंट करे गए हों बाय हिम ओनली। तो ये तो हो गई ओथ की बात। देन डिस्क्वालिफिकेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो डिस्क्वालिफिकेशन में कि अगर इफ़ ही और शी होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट द यूनियन और ऑफिस अंडर यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, पर जो मिनिस्टर होना या कोई ऐसा ऑफिस जो पार्लियामेंट एग्जाम्प्ट कर देता है, या अगर आप यूनियन में मिनिस्टर हैं स्टेट में मिनिस्टर है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। पर पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको वो एग्जाम्प्ट कर देगा, ठीक है। if he or she is of unsound mind, unsound mind and stands declared and is an undischarged insolvent, is not a citizen of India और has voluntary, अगर वो कहीं और की सिटीजनशिप भी ले लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या फिर कोई लॉ जो पार्लियामेंट बना दिया, पार्लियामेंट ने फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में क्या कहा है कि कोई इलेक्टोरल ऑफेंसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। दे शुड मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 और मोर ईयर्स। लेकिन क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी गिना जाता है? नहीं। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। फिर दे मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। देन उनके कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इस सब में उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कोई डायरेक्टर या मैनेजिंग या इन सब की पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25% शेयर है। करप्शन के चार्जेस नहीं होने चाहिए। एनिमिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, इन सब में पनिश नहीं होने चाहिए। एंड इन सब चीज़ों में जहाँ पर वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, ये कौन तय करता है? प्रेसिडेंट तय करते हैं। एंड इन सब में जो प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है, ठीक है। तो इस सब में तो प्रेसिडेंट ने जो कह दिया दैट इज़ फाइनल। तो डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिस्प्यूट है वो प्रेसिडेंट तय करेंगे एंड देन दैट इज़ फाइनल। फिर हम आते हैं अगले पे कि क्या ओनली प्रेसिडेंट का इंटरेस्ट का व्यू इज़ फाइनल? नहीं, प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
दैट, क्योंकि आर्टिकल 103 में ये लिखा है दैट प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू सच ओपिनियन. ओके, अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डिफेक्शन के ग्राउंड से भी किया है, जो कि 10th शेड्यूल में आता है. तो मेंबर जिसने कि अपनी वो एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसने वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अगर वो उसको गिव अप कर देते हैं, या वो वोट या एब्सटेन करते हैं फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन जो उनकी पार्टी ने कहा है, या फिर वो अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. तो विद इन 6 months कर सकते हैं. 6 महीने के बाद अगर वो किसी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिफेक्शन में आएगा. तो अगर या तो वॉलंटरी मेंबरशिप दे दें उस पार्टी की जिससे वो जीत कर आए, या वो इफ़ ही और शी वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग एज़ पर जो उनकी पार्टी कह रही है, या फिर वो इंडिपेंडेंटली किसी इलेक्टेड मेंबर जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है मेंबर अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, या फिर जो मेंबर इलेक्ट होकर आए हो वो आफ्टर 6 months किसी पार्टी को ज्वाइन करें. नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, तो वो डिफेक्शन ही गिना जाएगा उसको. देन जो ये क्वेश्चंस है ऑफ डिफेक्शन, इसको कौन चेक करते हैं? चेयरमैन चेक करते हैं ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट बाकी केसेस में करते हैं. तो और डिफेक्शन में स्पीकर या फिर चेयरमैन. एंड जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा भी था कि ये जो डिसीजन होता है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, अब वेकेटिंग ऑफ सीट्स पे आ जाते हैं. तो क्या डबल मेंबरशिप अलाउड है? नहीं. अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. एक का ही उसे तो डबल मेंबरशिप नहीं, एक ही का ही होना पड़ेगा. एंड अगर वो दोनों से, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनको बताना पड़ेगा विद इन 10 days कि उन्हें चूज़ करना पड़ेगा. 10 days में चूज़ कर लो. अगर ऐसा नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में जो राज्यसभा की सीट है, क्यों ऐसा? क्योंकि हमेशा लोगों के मत को वैल्यू दी जाती है, तो इसलिए लोकसभा की सीट बच जाती है, राज्यसभा की सीट चली जाती है. अगर एक सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज़ ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, एक में वो है ही मेंबर और अब वो दूसरे हाउस में भी इलेक्ट हो गए हैं, तो जो पहला हाउस था उसकी सीट उनकी हो जाएगी वेकेंट. तो अगर दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए वो, तो 10 दिन में बताओ किस में जाना है किस में नहीं जाना है. अगर नहीं बताते तो राज्यसभा की सीट चली जाएगी. अगर कोई मेंबर एक हाउस में सिटिंग मेंबर है ही और अब वो दूसरे हाउस में भी इलेक्ट हो गए तो पहले हाउस की सीट चली जाएगी. अगर मेंबर इज़ इलेक्टेड टू 2 seats इन अ हाउस, तो अब वो फिर ऑप्शन फॉर 1 करें, अदरवाइज दोनों जाएंगी हाथ से. तो कैन समबडी कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 1 seat? हाँ, लेकिन क्या कैन नहीं, इसमें दोनों सीटें चली जाती हैं. तो अगर डिफ़ॉल्ट में है कि 10 दिन में नहीं बताया तो राज्यसभा की जाएगी, या फिर दोनों में एक में है मेंबर और दूसरे में हो तो पहले की चली जाएगी, या फिर अगर 2 सेलेक्ट हुए तो चूज़ करो, या ना दोनों ही चली जाएंगी. सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम. ठीक है, वो ये जो नीतीश जी की अभी बातचीत चल रही है कि दे कैन नॉट बी एन MP एंड एन MLA एट द सेम टाइम.
तो सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. अगर ऐसा हो जाता है तो हिज और हर सीट इन पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ़ ही और शी डज नॉट रिज़ाइन हिज और हर सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days. MLA एंड MP टुगेदर नो. अगर या तो बता दो क्या करना है, वरना फिर MLA वाली सीट आफ्टर 14 days बाय बाय. जो अभी ओम बिरला जी ने कहा भी है कि 14 दिन का है उनके पास समय, नीतीश जी के पास. अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. दैट इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजंस जो उन्होंने कहा जिसपे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जो डिफेक्शन वाली बात है, तो उनकी जो सीट है वो हो जाएगी वेकेंट. डिस्क्वालीफाई हो गया, आपकी सीट खाली हो जाएगी. रिज़ाइन करना है अगर आपको अपनी सीट से, तो आप किसको लिखोगे? मॉनिटर को. मॉनिटर कौन है आपकी क्लास के? लोकसभा में है तो स्पीकर हैं, अगर राज्यसभा में है आप तो आपके चेयरमैन हैं. पर मॉनिटर को आप बोल सकते हैं, मॉनिटर आपकी बात माने, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है. तो चेयरमैन एंड स्पीकर में नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई वॉलंटरी या जेन्युइन बात सी नहीं है जो आप कर रहे हैं. एब्सेंस. अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट अगर वो बंदा या बंदी कम से कम 60 दिनों तक एब्सेंट है बिना किसी परमिशन के लिए लगातार. तो इसमें जो हाउस प्ररोग हुआ बीच सब में वो सब नहीं गिना जाता. लेकिन अगर वो एब्सेंट है बिना बताए तो बाय बाय, जाओ यहाँ से. देन अ मेंबर हैज़ टू वेकेट हिज और हर सीट अगर उसका इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, अगर उन्हें हाउस से निकाल दिया गया, अगर दे आर इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट में क्या होता है कि आर दे ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट इज़ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नो. तो अगर उन्हें इलेक्ट कर दिया जाता है तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा is not a member of either house of the parliament. ठीक है. फिर अगर कोई या फिर अगर उन्हें गवर्नर के लिए चूज़ कर लिया गया तो भी उनको अपनी सीट जो है वो पार्लियामेंट से छोड़नी पड़ती है. इफ़ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज़ इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताता जिससे उनका जो इलेक्शन है वो वॉइड कर दिया जाएगा. ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में डील किया गया है, जिसमें अगर आपका इलेक्शन वॉइड है तो इसमें कौन डील करेंगे? हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. हाई कोर्ट टू डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ ए डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड. और अपील फिर आप कहाँ करोगे? वहीं जहाँ सब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट. अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आप अपील कर लोगे. अब ओथ कौन दिलवाते हैं? तो एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो बिफोर टेकिंग द ओथ, उन्हें ओथ दिलवाते कौन है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं या कोई इंसान जो वो अपॉइंट करे ऑन देयर बिहाफ टू bear true faith and allegiance to the Constitution of India, integrity and sovereignty of India, faithfully discharge the duty, ये सब बातें. एंड अनलेस वो कोई मेंबर ओथ नहीं लेता, he or she cannot vote and participate in the proceedings of the house and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities. तो जब तक आप वो ओथ का टीका नहीं लगाते हो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती, आपको वो अधिकार नहीं मिलते हैं. तो ओथ इज़ लाइक योर राज तिलक. अगर आपका वो नहीं हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे चीज़ों में पार्टिसिपेट, आप प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं ले पाओगे, आप वोट नहीं कर पाओगे एंड आप एलिजिबल भी नहीं हो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ के लिए. पेनल्टी भी लगती है अगर आप बिना ओथ के पार्ट लेते हो या वोट करते हो. या फिर अगर आपको पता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपका इलेक्शन ही डिस्क्वालीफाइड है, या फिर आप किसी लाइक यू आर प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ एनी लॉ और आप फिर भी कर रहे हो, पार्ट ले रहे हो, तो आप पे पेनल्टी लगती है 500 रुपये पर डे या कुछ ऐसा. अब सैलरीज़ एंड अलाउंसेस की बात करते हैं. तो जो सैलरीज़ हैं द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनको वो सैलरीज मिलती हैं, वो अलाउंसेस मिलते हैं एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पेंशन का प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने पेंशन दी है टू द मेंबर्स. तो पेंशन्स MPs को मिलती है, बिल्कुल मिलती है. क्या एंड देन उनके लिए जो पार्लियामेंट ने एक्ट वो करा था, सैलरीज एंड अलाउंसेस पेंशंस एक्ट,
ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अब जो इसमें हम ये बात करते हैं कि जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, उनकी सैलरी भी पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, एंड दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड आ गया, सो दे आर नॉट वोटेड अपॉन एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट, तो दे आर चार्ज्ड। फिर जब भी वो जो तो ये तो हमने एक सेकेंड सैलरी की बात कर ली, 1 मिनट। तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं, बट दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर नॉट वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट। अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में एक सेकेंड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या हो गया, हर एक हाउस के सबसे पहले तो हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स भी होते हैं। जैसे आप देखोगे बहुत सारी सिटिंग्स में कोई और ही बैठा होता है इंचार्ज, तो वो एक पैनल होते हैं कि जब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो वो उसके इंचार्ज होते हैं, या अगर वो उनको बोल के गए हैं तो वो उसके इंचार्ज होते हैं हाउस को कंडक्ट करवाने के। एंड राज्यसभा में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, तो उधर भी लोकसभा में एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं, राज्यसभा में भी एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स होते हैं। अब लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो कि अभी कौन है, ओम बिरला जी। सो स्पीकर इज़ इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग। तो लोकसभा के हेड कौन, मतलब के इंचार्ज कौन, स्पीकर। कौन, अमंग्स्ट इट्स मेंबर्स, एंड दे शुड एज सून एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग हो जाते हैं वो इलेक्ट। वेन एवर द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉल्स वेकेंट, तो लोकसभा दूसरे बंदे को चुनते हैं टू फिल द वैकेंसी। अब स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये कौन तय करते हैं, ये प्रेसिडेंट तय करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ने तय किया कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा। डिसक्वालिफिकेशन के केसेस में भी प्रेसिडेंट तय करते हैं, बट डिफेक्शन के केसेस में स्पीकर तय करते हैं। और डिफेक्शन वाला मामला जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है, हाँ सब्जेक्ट है। हाउएवर अभी हमने बात की कि सीट जो स्पीकर हैं ही रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, पर उनको विकेट करना पड़ जाता है जल्दी अगर ही और शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, ही और शी रिजाइंस बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, और ही और शी इज़ रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन बाय ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। देन मेंबर्स यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि दैट्स एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। और इस रेजोल्यूशन के लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, जो कि अभी हुआ भी था एंड देन इट फेल्ड। तो क्या प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर होते हैं? नहीं, पर वो उन्हें क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं? हाँ। क्या वाइस ये चलो हम आगे करते हैं। तो स्पीकर शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही नहीं रहे तो फिर वो स्पीकर ही नहीं रहे। जब वो उस क्लास के पार्ट ही नहीं है तो मॉनिटर कैसे बन जाएंगे? नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। When a resolution for the removal of the speaker is under consideration of the house, तो क्या वो उस पर प्रिसाइड कर सकते हैं? नहीं, वो उस पर प्रिसाइड नहीं कर सकते। जब उन्हीं की रिमूवल की बात हो रही है तो कैसे प्रिसाइड करेंगे? क्या वो उसमें अपना मतलब कैन ही पुट फोर्थ हिज व्यू? हाँ, ही हैज़ द राइट टू स्पीक। बट क्या वो पहली बार में वोट कर सकते हैं? हाँ। पर क्या टाई हो गया फिर वो वोट कर सकते हैं? नहीं। सो वो ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन द फर्स्ट टाइम, बट नॉट अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स है। अब यहाँ पर ये भी बोलना चाहिए, याद रखना चाहिए सॉरी, कि जब भी लोकसभा हो गई है डिज़ोल्व, क्या स्पीकर एकदम ही चले जाते हैं? नहीं, वो वेट करते हैं जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आती है। फिर वो स्पीकर प्रो टेम को अपॉइंट करते हैं, जो कि टेम्पररी सा बंदा होता है, जो कि फिर ओथ दिलवाता है न्यू लोकसभा, जो भी न्यू मेंबर्स आते हैं उनको, लोकसभा के मेंबर्स को ओथ दिलवाते हैं। एंड देन वो ख़त्म हो जाते हैं। देन फिर न्यू स्पीकर अपॉइंट करते हैं, वही न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ठीक है, तो
ये टेन्योर जो है वो तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा रहती है। अब स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा, हाँ, तो हेड ऑफ द लोकसभा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा। एंड जो उनके ही इज़ द गार्डियन ऑफ पावर प्रिविलेजेस एंड ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस, और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स। वो एंड तो स्पीकर की पोस्ट बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। एंड क्योंकि अब हमें ये भी पता है मनी बिल कौन बताते हैं, स्पीकर बताते हैं, वो इस सर्टिफिकेट पे भी दैट ही हैज़ टू साइन। तो वो बस मियरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, उनके पास काफ़ी पावर्स होती है एंड ही हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। अब उनको ये पावर मिलती कहाँ से? स्पीकर जी को पावर मिलती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द लोकसभा एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जो कहीं लिखे नहीं गए हैं पर हम उनको फॉलो करते हैं। अब क्या क्या उनके पास पावर है? एक तो वो डेकोरम ऑर्डर ये सब मेंटेन करते हैं हाउस के अंदर, फाइनल पावर है उनके पास इन दिस रिगार्ड। उन्होंने कह दिया मेंटेन करिए, आप शांत हो जाइए, आप पीछे चले जाइए, पर एमपीज फिर भी वेल में स्टेप करते हैं एंड देन स्पीकर को सेशन को प्रोरोग करना पड़ता है, सिटिंग को, उस मीटिंग को प्रोरोग करना पड़ता है। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स विद इन द हाउस। ठीक है, अब वो हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं अगर कोरम नहीं है। कोरम क्या होता है कि इसके अंदर के एक मीटिंग के लिए कम से कम 1/10 मेंबर्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 550, 530 स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंटेटेड? यूनियन टेरिटरीज इसमें रिप्रेजेंटेड हैं, हाँ रिप्रेजेंटेटेड हैं। राज्यसभा में कौन कौन सी? चलो राज्यसभा की राज्यसभा में करेंगे। अब क्या स्पीकर हमेशा वोट कर सकते हैं? नहीं, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पर उनका कास्टिंग वोट होता है अगर कोई टाई हो जाए। यही उन्हीं की रिमूवल की बात हो रही है तो बात पलट जाती है, फिर उनका कास्टिंग वोट नहीं रहता, उनका पहली बार में ही वो वोट कर सकते हैं। तो जब भी डेडलॉक हो जाए तो कास्टिंग वोट उनका रहता है। जब भी कोई जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, तब स्पीकर जी उसके ऊपर प्रिसाइड करते हैं एंड जो जॉइंट सिटिंग समन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑन अ बिल। अब दे कैन अलाउ फॉर अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी। और हेड ऑफ द लोकसभा कौन है? स्पीकर जी। तो व्हेन द हाउस सिट्स इन सीक्रेट, कोई भी स्ट्रेंजर गैलरी में नहीं हो सकता, वो सब ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। इस पर उनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। जब कोई मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो ऐसे नहीं चला जाता, उस पर साइन करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लगता है जिस पर स्पीकर जी बताते हैं कि ये मनी बिल है। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस, डिफेक्शन के मामले में कौन तय करेगा? स्पीकर जी तय करेंगे। जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है, हाँ। देन ही ऑल्सो इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो पार्लियामेंट की लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। या फिर जो कॉन्फ्रेंस होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इन द कंट्री, उसके भी वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, जो अभी कुछ समय पहले हुई भी थी। नाउ ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑफ द लोकसभा, जो हम आगे अभी करेंगे रिवाइज। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो के लिए जो लोग अपॉइंट करते हैं वो चेयरमैन स्पीकर जी करते हैं। और अगर स्पीकर जी ही उसके पार्ट हैं उस कमेटी के, तो ही मतलब ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। 3 कमेटी के वो पार्ट हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है। एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज़ ऑफ ग्रेट प्रेस्टीज, तो उन पार्शलिटी और इस सब चीज़ों के लिए उन्हें कुछ कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं। जैसे जुडिशरी को दिए गए हैं उनके इंडिपेंडेंस के लिए, वैसे वैसे इनको भी दिए गए हैं। क्या सेफ गार्ड्स हैं? पहले तो ही इज़ प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन। आप वही रिमूवल का प्रोसेस इनका बहुत टेढ़ा है, 14 दिन का नोटिस दो, फिर इट हैज़ टू बी मतलब एक तो आपको नोटिस देना पड़ेगा और कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए।
then he or she can be removed only by resolution passed by the Lok Sabha by an effective majority. Effective majority मतलब कि majority of the members present and voting then members, and not by a simple majority की जितने majority of the members present and voting in the house. तो effective majority is a majority of all the then members of the house, and simple majority is majority of the people present and voting. तो effective और simple में ये फ़र्क है. effective का मतलब ये है जितने भी members हैं house के उनके आधे से ज़्यादा, और सिंपल मेजॉरिटी उस समय जितने भी प्रेजेंट हैं उनके आधे से ज़्यादा. ठीक है. द मोशन ऑफ रिमूवल तभी कंसिडर और तभी डिस्कस किया जाता है जब कम से कम 50 लोगों का सपोर्ट हो. सैलरी किस पे चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बट इट कैन नॉट बी वोटेड अपॉन. एंड जो उनका भी कंडक्ट है या डिस्कशंस हैं वो it cannot be discussed and criticized in Lok Sabha except on a substantive motion. और जो भी उनके प्रोसीजर्स या रेगुलेशन की पावर है मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. तो कोर्ट है सबसे बाहर. फिर वो वोट नहीं कर सकते, कास्टिंग वोट है, इसलिए पोजीशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल है, ये सब ठीक है. देन स्पीकर को जो है ना वो बहुत हाई रैंकिंग दिया गया है. वो ही इज़ प्लेस्ड एट द 7th रैंक अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो उनके पास जो भी कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर हैं वो, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नहीं, पर प्राइम मिनिस्टर से एक्सेप्ट उनको छोड़ के बाकी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे वो ऊपर आते हैं, चीफ जस्टिस के बराबर के हैं स्पीकर. अब ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता. वहाँ पर जो है वो स्पीकर जो हैं वो एक स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी मैन होते हैं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पे स्पीकर को रिज़ाइन नहीं करना होता अपनी पार्टी से. सो इंडिया में द स्पीकर डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज और हर पार्टी ऑन हिज और हर इलेक्शन टू द एग्जॉल्टेड ऑफिस. ठीक है. तो स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि अगर वो मेंबर ही नहीं है हाउस के तो फिर वो स्पीकर ही नहीं रहेंगे. एंड तो इसलिए ये भी है कि वो अपनी पार्टी से रिज़ाइन भी नहीं करते हैं. तो ये हमने बात कर ली स्पीकर के बारे में. अब जहाँ पर भी हमने इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की बात की थी तो वो एक बार रिपीट कर देते. तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी इज़ टोटल जितनी भी स्ट्रेंथ है उसमें से वैकेंसी को हटा दो, फिर जो भी बचा उसके आधे से ज़्यादा. तो ये मेजॉरिटी लगती है जब हम रिमूवल की बात कर रहे हैं. इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी नॉट बाय सिंपल मेजॉरिटी, जो कि जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके आधे से ज़्यादा. ठीक है. अब डेप्यूटी स्पीकर की बात करते हैं. तो लाइक द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा अमंग्स इट्स मेंबर्स. अब इनका जो जैसे स्पीकर का जो क्या है इलेक्शन है वो कौन डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट जी. पर जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है ही इज़ इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज़ टेकन प्लेस. और डेट कौन इसकी फिक्स करते हैं, स्पीकर जी. जब भी डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है तो लोकसभा किसी और को चूज़ करते हैं टू फिल द वैकेंसी. अब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर रिमेन इन द ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, लेकिन दे मे विकेट देयर सीट्स अगर दे सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. वो रिज़ाइन कर देते हैं. रिजिग्नेशन किसको एड्रेस करते हैं, वो स्पीकर को. या दे आर रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस. देन वही इफेक्टिव मेजॉरिटी टोटल में से वैकेंसी हटा के आधे से ज़्यादा. एंड सच अ रेजोल्यूशन हैज़ टू बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 दिन का एडवांस नोटिस पीरियड. तो जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाते हैं परफॉर्म करने के लिए. एंड या फिर जब स्पीकर एब्सेंट हैं फ्रॉम द सिटिंग तो दोनों ही केसेस में स्पीकर बन जाते हैं. क्या वो जॉइंट सिटिंग में भी प्रिसाइड कर जाते हैं या इनके स्पीकर इज़ एब्सेंट. अब इसमें ये भी बात है कि डेप्यूटी स्पीकर नाम में डेप्यूटी है लेकिन स्पीकर के एग्जैक्टली नीचे नहीं आते हैं. इट्स डायरेक्टली दैट पोस्ट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. इट्स नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर. तो डेप्यूटी स्पीकर की एक स्पेशल प्रिविलेज होती है ये कि जब भी वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बन जाते हैं तब वो ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हैं. तो जैसे हमने स्पीकर में देखा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी या रूल्स ऑफ प्रोसीजर की जो
द रूल्स कमेटी या जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उन सब के चेयरमैन स्पीकर होते हैं। वैसे ही अगर डिप्टी चेयरमैन किसी कमेटी के मेंबर अपॉइंट करा जाता है तो फिर वो उसके ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं। क्या वो पहले वोट कर सकते हैं? नहीं, वो पहले वोट नहीं कर सकते। जब कास्टिंग वोट आता है वो तभी वोट कर सकते हैं। रिमूवल के टाइम वो पहली बार, वो उल्टा बात हो जाती है, रिमूवल के टाइम पहली बार वोट कर सकते हैं। एंड दे कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग, वो सब ठीक है। अब जब स्पीकर जी हेड पे हैं तो डेप्यूटी स्पीकर जी वैसे ही हैं जैसे बाकी सब लोग हैं, लाइक एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस। दे कैन स्पीक इन द हाउस, पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, वोट, ये सब ठीक है। वही उनकी रेगुलर सैलरी अलाउंस फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। जनरली ऐसा नोशन ये है कि स्पीकर आते हैं रूलिंग पार्टी से और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट जाती है ओपोजिशन पार्टी के बारे में। कभी कभी इसमें एक्सेप्शंस हो जाती हैं। क्या स्पीकर जी और डेप्यूटी स्पीकर जी कोई ना कोई ओथ लेते हैं? नहीं, स्पीकर जी और डेप्यूटी स्पीकर जी, द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर वाइल अज्यूमिंग देयर ऑफिसेस डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ और एफर्मेशंस। वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ ली वही ली, ये इनकी कोई सेपरेट अपनी ओथ नहीं होती है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कब किस के तहत आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टाग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स जब आए थे तब। एंड उस टाइम पर उनको प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था, देन बदल दिए गए नाम और ये सब चीज़ें। अब फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा जी, दे वर अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेडरिक वाइट थे हमारे पहले स्पीकर और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे हमारे फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। फिर विट्ठल भाई पटेल जी बने हमारे पहले इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, उसने नॉमेनक्लेचर सारा बदल के रख दिया। फिर जब फिर बाद में दो नाम इम्पॉर्टेंट है, जीवी मावलंकर जी एंड अनंत सैन्यम अयंगर जी, जो मावलंकर जी पहले स्पीकर और अयंगर जी पहले डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर भी मावलंकर जी जो हैं वो स्पीकर थे। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर जब हम बात करें, सॉरी इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले की अगर हम बात करें, तो जब ये पोस्ट बनी तो फ्रेडरिक वाइट और सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी डेप्यूटी स्पीकर थे पर ये सब अपॉइंटेड थे। इलेक्टेड में जो आते हैं वो फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर कौन थे? विट्ठल भाई पाटिल जी। एंड फिर 1935 का एक्ट आ जाता है, वो सब ठीक है। और लोकसभा के टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट स्पीकर हमारे मावलंकर जी और अयंगर जी डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन पे बात करते हैं तो रूल्स ऑफ लोकसभा के तहत जो स्पीकर हैं वो ही नॉमिनेट करते हैं कुछ लोगों को, नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। जो एनी ऑफ देम कैन रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही नहीं है तो वो आ जाते हैं पिक्चर में। अब वो ऑफिस होल्ड करते हैं अनटिल जब तक नया चेयरपर्सन का पैनल नॉमिनेट नहीं होता। इट्स नॉट इलेक्टेड, इट्स नॉमिनेटेड। एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ चेयरपर्सन वो भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, तो हाउस जिसे चूज़ करता है वो स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं की तरह एक्ट करते हैं। नाउ यहाँ पे एक बात ये ज़रूरी है कि चेयरपर्सन्स और ये सब लोग दे कैन एक्ट एज द स्पीकर बट दे डू नॉट दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट ही वेकेंट है। उस समय पे प्रेसिडेंट जी बताते हैं कि किसको अपॉइंट किया जाएगा एंड इसलिए इस इलेक्शन को एज सून एज पॉसिबल उस वैकेंसी को फिल करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं, पोस्ट ही वेकेंट है, तो चेयरपर्सन कोई भी उनमें से हो उनको आप अपॉइंट नहीं कर, लाइक दे कैन नॉट एक्ट एज द स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस। वो जो प्रेसिडेंट इसको तय करेंगे वो ही दे कैन ओनली प्रिसाइड ओवर द हाउस। फिर आ जाता है स्पीकर प्रोटेम। ये कौन है? क्या ये अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो स्पीकर हैं वो अपने ऑफिस को
इमिडिएटली तब करते हैं विकेट जब पहली मीटिंग ऑफ बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा एंड तो उस पीरियड के लिए जब कि नया स्पीकर अपॉइंट नहीं हुए हैं और वो सब, तब प्रेसिडेंट जी स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं. यूजुअली जो सीनियर मोस्ट होते हैं मेंबर हाउस के उनको बना दिया जाता है. सो प्रेसिडेंट जी एडमिनिस्टर्स द ओथ टू स्पीकर प्रोटेम एंड इनके पास ऑल पावर्स होती हैं स्पीकर की. ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा. मेन ड्यूटी उनकी है क्या वैसे, टू एडमिनिस्टर ओथ टू द न्यू मेंबर्स एंड ही और शी ऑल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर. अब इसमें एक बात यह है कि क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की कोई स्पेशल ओथ होती है? नहीं, कोई अलग से ओथ नहीं होती है. अब जब न्यू स्पीकर इलेक्ट हो गए हैं तो स्पीकर प्रोटेम को हम कर देते हैं बाय बाय. तो ये टेम्प्रेरी ऑफिस ही होता है. अब राज्यसभा जी के चेयरमैन की बात कर लेते हैं. तो जो राज्यसभा जो हैं उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको बोल देते हैं हम चेयरमैन. कौन एक्ट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जी से. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. एक्स ऑफिशियो क्या होता है कि बाय वर्च्यू अब ये पोस्ट आपकी है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी हो गई. तो इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ड्यूरिंग एनी पीरियड जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह एक्ट नहीं करते. इस समय पे फिर डेप्यूटी चेयरमैन आ जाते हैं, वो सब ठीक है. देन जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको अपने ऑफिस से हम तभी रिमूव कर सकते हैं अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए. ये जैसे स्पीकर के केस में तो आपने 14 दिन का नोटिस दिया और 50 लोगों को इकट्ठा करा, फिर वो मोशन पास बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी वो सब कर लिया. बस चेयरमैन के केस में ये सब मामला नहीं हो सकता. अगर आप उनको तभी हटा पाओगे अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ही ना रहें. ओनली इफ़ ही और शी इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. एज वाइस प्रेसिडेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके पास जो पावर्स हैं काफ़ी मिलती जुलती हैं टू स्पीकर, सिवाय 2 पावर्स के. पहला एक तो वो स्पीकर जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं, जो कि राज्यसभा के नहीं कर सकते. फिर जब जॉइंट सिटिंग होती है तब स्पीकर उस पर बैठते हैं, मतलब प्रिसाइड करते हैं, चेयरमैन नहीं कर सकते. स्पीकर इज़ अ मेंबर ऑफ द हाउस. येस, क्योंकि उनका तो डिस्क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया यही है कि अगर आप मेंबर नहीं रहे तो आप वो ही नहीं रहोगे, स्पीकर ही नहीं रहोगे. पर इस चेयरमैन अ मेंबर ऑफ द हाउस? नो. वाइस प्रेसिडेंट में हमने ये देखा था दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट शुडंट बी अ मेंबर. क्वालिफाइड ही होना चाहिए बस. और राज्यसभा की क्वालिफिकेशन में हमने क्या देखा था? सिटीज़न होना चाहिए, 30 साल की उम्र जितने होने चाहिए एंड इलेक्ट मतलब क्वालिफाइड होने, रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एन इलेक्टर. क्या उसी स्टेट से होने चाहिए? नहीं, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का. और फिर ये स्पेसिफिक आ गए. तो जो स्पीकर हैं वो चेयरमैन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट लाइक द स्पीकर चेयरमैन कैन नॉट ऑल्सो वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. वो भी तभी वोट कर सकते हैं जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए. अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं दे कैन नॉट, ही और शी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन. जब उन्हीं के ही रिमूवल की बात हो रही है तब वो बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पर एंड कैन टेक पार्ट इन दिस प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग इवन एट द टाइम. जबकि स्पीकर जो है वो वोट कर सकते हैं पर वाइस प्रेसिडेंट के पास वो भी नहीं है. ही कैन नॉट इवन वोट. तो स्पीकर कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस पर ये नहीं कर सकते. लेकिन जो इनकी सैलरी है वो सब वो सेम है कि चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट. तो क्या वाइस प्रेसिडेंट वोट कर सकते हैं जब उनके रिमूवल की बात हो रही है चेयरमैन के? नहीं, वो वोट नहीं कर सकते. पर स्पीकर वोट कर सकते हैं. ड्यूरिंग एनी पीरियड जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़, तो ही इज़ नॉट एंटाइटल टू दो सैलरीज जो चेयरमैन को मिलती हैं, पर उनको वो सैलरी मिलती है तो प्रेसिडेंट को मिलती है. अब डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं. डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय होम? बाय राज्यसभा इटसेल्फ, अंदर से ही अपने मेंबर्स में से. जब वो वेकेंट हो जाते हैं तो फिर वो किसी और को इलेक्ट करते हैं. अब वेकेंट कब होती है ये पोस्ट? या तो वो मेंबर ही नहीं रहते, राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहते, तो फिर तो क्या ही बात है, फिर बाय बाय. या फिर वो रिज़ाइन कर दें चेयरमैन को लिख कर कि मेरे को नहीं बनना रहना ये, या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. वही टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी आधे से ज़्यादा. सो सच
अब रेजोल्यूशन वही 14 दिन का नोटिस इसमें भी लगता है, तो चारों में ही 14 दिन का नोटिस लगता है। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं चेयरमैन की जब वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर वो भी एब्सेंट भी हैं तब वो चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। अगेन ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को, ही इज़ नॉट सबॉर्डिनेट। अब जो डेप्यूटी चेयरमैन है वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस, जब उनके ही जब वो प्रिसाइड कर रहे हैं नॉर्मल केस, तो वो वोट कर ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, कास्टिंग वोट होगा। लेकिन अगर जब उनके रिमूवल की बात चल रही है तो वो प्रिसाइड तो नहीं कर सकते, बट ही और शी मे बी प्रेजेंट। अब वही सेम बात, जब चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस। वो बोल सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और फिक्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो सब बात ठीक है। सैलरी। अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स की बात करें तो अंडर रूल्स ऑफ राज्यसभा जो चेयरमैन है वही नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। कोई भी हाउस पे उनमें से प्रिसाइड कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और उनके पास सेम पावर्स होती हैं जैसे कि चेयरमैन के पास होती हैं। एंड दे होल्ड ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स इज नॉमिनेटेड। लेकिन जब उनमें से भी कोई नहीं है तो फिर हाउस जिसको चूज़ करता है तब करता है। इसमें भी सेम बात है कि ये तब एक्ट नहीं कर सकते जब वेकेंट है चेयरपर्सन और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के ऑफिसेस। उस समय पे जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़, एंड द इलेक्शंस आर हेल्ड एज सून एज पॉसिबल टू फिल द वेकेंट पोस्ट। अब सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। तो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसका हर हाउस का एक अपना सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। कुछ पोस्ट आप कॉमन, पर वैसे सब कॉमन होते हैं। रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट तय करती है। हर हाउस का एक अपना सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी जनरल होता है। क्या ये परमानेंट ऑफिसर है? हाँ। क्या ये अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है? हाँ। तो स्पीकर इसको या चेयरमैन या जो भी प्रिसाइड कर रहे हैं वो उनको अपॉइंट करते हैं। अब लीडर्स की बात करते हैं, तो हेड ऑफ लोकसभा कौन थे? स्पीकर जी थे, लीडर ऑफ द हाउस। तो अंडर रूल्स ऑफ हाउस जो लीडर ऑफ द हाउस हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर वो मेंबर ऑफ द लोकसभा हैं, या और अ मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और उनको प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया। और लीडर ऑफ द हाउस इन द कंटेक्स्ट ऑफ राज्यसभा is a member of राज्यसभा who is nominated by the prime minister to function as such। तो उधर तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम मिनिस्टर हैं या उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया, बट राज्यसभा में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको चूज़ करते हैं वो होते हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस इन आइदर हाउस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और वही डेप्यूटी लीडर को भी चूज़ कर सकते हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, तो हर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देयर इज़ अ लीडर ऑफ अपोजिशन। सिर्फ लोकसभा में नहीं होता, राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन ड्यूटी वही क्रिटिसिज्म और ये सब प्रोवाइड करना। एंड जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है इन लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं? हाँ। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? नहीं, पर ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है। अंडर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर की उनको सैलरी मिलती है। एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन मीन्स द मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा जो उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग द लीडर इन दैट हाउस ऑफ द पार्टी इन ओपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर। प्लस अगर दो मतलब वही कोalition है, व्हेन देयर आर 2 or more parties in opposition to the government having the same numerical strength, तब चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करते हैं इनमें से किसी एक पार्टी के उसको लीडर एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, और इसमें फाइनल होता है उनका फैसला। अब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इश्यूड बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर, जो मिनिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो कि वो आपको गिने कि आप एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो इन दैट हाउस, तो आपको 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, उतने तो मेंबर्स होने ही चाहिए। एक सिटिंग में भी कोरम में बात करें तो 1/10 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना ही चाहिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम।
इसमें एक शैडो कैबिनेट का भी जिक्र आता है। तो जो ब्रिटिश का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें देयर इज़ अ यूनिक इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं शैडो कैबिनेट। कौन फॉर्म करता है? ओपोजिशन पार्टी, जो कि एक पैरेलल सा सिस्टम है, मतलब टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर्स ऑफ फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस की हर एक बंदे के कॉरेस्पॉन्डिंग एक बंदा है जो शैडो करता है रूलिंग कैबिनेट में उस एक मिनिस्टर को। तो ये एक ऑल्टरनेट कैबिनेट जैसा सा सिस्टम है। सो दो द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ हाउस एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो रूल्स ऑफ हाउसेज एंड पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में मेंशनड है। तो लीडर ऑफ हाउस कौन? प्राइम मिनिस्टर जी लोकसभा में, और राज्यसभा में जिसको वो अपॉइंट करते हैं वो। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन? जिनकी सबसे ओपोजिशन में जिनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पीकर एंड चेयरमैन वही डिसाइड करते हैं। अब विप की बात करते हैं। विप क्या होता है? तो विप इज मैंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, विप इज़ नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में। क्या ये सिर्फ कन्वेंशन पे है? तो विप वाली जो बात है वो सिर्फ कन्वेंशन पे चल रही है, कोई इसकी स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल किसी प्रकार की कोई बैकिंग नहीं है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग हो ओपोजिशन में हो, उनका एक अपना चीफ विप होता है एंड विप्स इन द पार्लियामेंट। विप मतलब इट्स अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे पार्टी के लोग आएँ और जो पार्टी का ओपिनियन है उसी के फेवर में, मतलब उसी की तरह वोट करें। He or she regulates and monitors the behavior. The members are supposed to follow the directives given by the whip. जैसा उसने कहा है, जो डिसाइड हुआ है आपको उसी से करना है, वरना अगर आप उसके कॉन्ट्ररी जाते हो तो वो डिफेक्शन और उस सब में भी आ जाता है। तो जो चीफ विप ऑफ गवर्नमेंट पार्टी इन लोकसभा इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि किरण रिजिजू जी हैं अभी। एंड इन राज्यसभा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होल्ड्स दिस पोजीशन। तो लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर चीफ विप हैं, राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। चीफ विप इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी हैं। हेड ऑफ द हाउस कौन है लोकसभा में? स्पीकर जी हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ हिज और हर ड्यूटी टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड मेंटेन अ क्लोज लाइजन विद द मिनिस्टर। इसलिए आप हमेशा देखोगे जब भी प्राइम मिनिस्टर जी आते हैं हमेशा उनके साथ किरण रिजिजू जी होते ही हैं, या he is always around because he is the chief whip, so he has to always be in close contact, close liaison with the leader of the house, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, एंड टू एडवाइज द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री बिजनेस, ये सब वगैरह वगैरह। अब चीफ विप ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टी एंड रिकॉग्नाइज ग्रुप इज एंटाइटल्ड टू टेलीफोन एंड सेक्रेटोरियल फैसिलिटीज अंडर लीडर्स एंड चीफ विप्स ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड ग्रुप्स एंड पार्लियामेंट्स एक्ट। अब इसका मतलब ये है कि एक रिकॉग्नाइज पार्टी है मीन्स एवरी पार्टी विद द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस दैन 55 मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोकसभा एंड 25 मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा। कैसे आए नंबर? वही 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप द हाउस, तो जिसके कम से कम 55 मेंबर लोकसभा में है, 25 मेंबर राज्यसभा में है, वही 550 का 10%, 55 250 का 10%, 25। सिमिलरली एक रिकॉग्नाइज ग्रुप का मतलब मीन्स एवरी पार्टी विच हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस दैन 30 मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकसभा एंड 15 मेंबर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ राज्यसभा। तो एक ग्रुप की बात और एक पार्टी की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं। तो पार्टी में 55 और 25 है, ग्रुप में 30 और 15 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको हम करते हैं नेक्स्ट में सेशंस, देन टाइप्स ऑफ बिल्स, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ एंड देन कुछ प्रिविलेजेस की बात करेंगे। अच्छा, अभी तक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट। तो लेट मी सी। If a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof for more than a certain period, the House may declare his or her seat vacant. What is the duration of this period? 60 दिन, 60 days, ये हमने पढ़ा था। फिर आता है कि
जो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट है, इट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट हमने कहा हर एक का अपना अपना होता है, हर एक का एक होता है सेक्रेटरी जनरल। अब वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो किस, मतलब इट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ व्हाट? इट कम्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, प्राइम मिनिस्टर अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा के स्पीकर। अब हु डिसाइड्स कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है? स्पीकर। देन राज्यसभा के कितने मेंबर्स रिटायर होते हैं? एवरी 2 years, 1/3 एवरी 2 years। फिर एवरी 3rd ईयर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन या फ्रेश इलेक्शन से तय होता है। देन who among the following chooses a member of Council of States to be its deputy chairman? President, Council of States, Prime Minister, Union Minister, Parliamentary Affairs। Council of States हम बोलते हैं ना, the deputy chairman is chosen by the राज्यसभा amongst its members, तो वो खुद ही चूज़ करते हैं। अब स्पीकर प्रोटेम को कौन चुनते हैं? स्पीकर प्रोटेम को चुनते हैं प्रेसिडेंट जी। फिर वो स्पीकर प्रोटेम न्यू ओथ वगैरह करवाते हैं एंड देन वो ऑफिस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके, सीनियर मोस्ट मेंबर को चुना जाता है। डिफेक्शन के केसेस कौन तय करते हैं? स्पीकर जी। जुडिशियल रिव्यू के पार्ट हैं, पर क्या और बाकी केसेस कौन तय करते हैं? प्रेसिडेंट जी। ओके, क्वालिफिकेशन ओथ में क्या लिखा है? टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ओथ की जब भी हम बात करते हैं तो कौन सा शेड्यूल आ जाता है? 3rd शेड्यूल। और 4th शेड्यूल इज़ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो किसमें क्या सिर्फ स्टेट्स की सीट्स के एलोकेशन की बात है? नहीं, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में एलोकेशन ऑफ बोथ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स। कितनी यूनियन टेरिटरीज की हैं? दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। एंड अच्छा ठीक है, उसमें सीट्स दे रखी हैं कितनी। अब शेड्यूल 3rd में किन किन ओथ्स की बात है? पहला ओथ उसमें दे रखा है फॉर मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ठीक है। दूसरा उसमें तो एक तो हाँ, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन जो होते हैं वो 2 ओथ लेते हैं। एक तो उनकी ओथ ऑफ ऑफिस होती है, ठीक है, एक होती है उनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस में आता है कि वो ट्रू फेथ, एलिजेंस, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी को अपहोल्ड ये सब करेंगे। ओथ ऑफ सीक्रेसी में क्या आता है कि वो कुछ भी ऐसा मैटर, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसा कुछ भी जो मुझे ज्ञात होगा, या ऐसे एक सिमिलर सी वो लाइन बोलते हैं ना, तो कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी ऐसा कम्युनिकेट या रिवील नहीं करेंगे टू एनी पर्सनस और पीपल जो उनके कंसिडरेशन में लाया जाएगा या उन्हें पता होगा, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ ही बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। तो एक तो उनकी ओथ हो गई, ओथ ऑफ ऑफिस, एक हो गई उनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी। अब हम आते हैं फिर ओथ मेड बाय द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो चाहे फिर वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो या फिर वो मतलब द ओथ सेज दैट आई AB हैविंग नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द हाउस ऑफ पीपल डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, और फिर आगे की जो भी उनकी चीज़ें हैं वो बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, ये सब। अब इसी के अंदर तो एक तो ये ए पार्ट हो गया। अब इसी का ये जो पार्ट है, तो इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2 ओथ आती हैं। पहला, अगर वो नॉमिनेटेड है तो आई हैवन बीन नॉमिनेटेड, तो वो ए में है। बी में है आई हैवन बीन इलेक्टेड, ठीक है। फिर इसके अंदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी ओथ आती है। देन मिनिस्टर फॉर अ स्टेट, उनकी ओथ आती है। उसमें भी 2 ओथ्स आती हैं मिनिस्टर, एक तो ओथ ऑफ ऑफिस एंड वही ओथ ऑफ सीक्रेसी।
फिर फिर आते हैं लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट के लिए, तो वही अगर नॉमिनेट हुए हैं तो एक आती है, फिर अगर क्या वो इलेक्ट हुए हैं तो एक आती है, एंड जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो शेड्यूल 3 के अंदर 7 ओथ्स आती हैं। पहली एक सेकेंड, शेड्यूल सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ यूनियन अगर वो हैं तो एक आएगी ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी। मिनिस्टर ऑफ फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो है तो आएगी इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस या ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उनकी। फिर ये हो गई। देन इसके बाद ऑडिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ओथ आएगी, वही ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। देन स्टेट लेजिस्लेचर की ओथ आएगी, वो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है। एंड फिर एंड में आएगी हाई कोर्ट के जजेस की ओथ। ठीक है, तो इन सब के अंदर प्रेसिडेंट की ओथ है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है नहीं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तो कोई ओथ होती ही नहीं है। तो यूनियन मिनिस्टर की एक ओथ है, राइट। 2 ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ओथ है, हाँ, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हाँ। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ओथ है, ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी। फिर मिनिस्टर ऑफ फिर लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की हुई ओथ है, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एंड देन जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये 7 ओथ्स आती हैं इसके अंदर। प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है, गवर्नर की ओथ नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ नहीं है। बाकी अगला अब हम करेंगे सेशन से स्टार्ट नेक्स्ट में।